आप देख रहे हैं सीपी न्यूज़ लाइव टीवी जनपद बाराबंकी से। आज हम चर्चा करेंगे, हमारे विधानसभा की चुनाव पर चर्चा करेंगे। हमारे प्रत्याशी हैं अमित मिश्रा जी, जो निर्दल प्रत्याशी हैं और अधिवक्ता समाज से हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि अधिवक्ता एक अपने आप में सम्मानित पद है और अमित मिश्रा जी जिला बार एसोसिएशन बाराबंकी से कोषाध्यक्ष वर्तमान में हैं, पद पे हैं और 2022 जो अब चल रहा है इस पर चुनाव निर्दल लड़ेंगे। निर्दल प्रत्याशी हैं और बहुत लोकप्रिय व्यक्ति हैं, लोग अच्छे से जानते भी हैं, पहचानते भी हैं और समझते भी हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे अमित जी से कि कैसे मन में ख्याल आया विधानसभा का चुनाव लड़ने का, विधायकी लड़ने का। तो हम आइए प्रश्न करते हैं भावी प्रत्याशी अमित मिश्रा जी से। भैया सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। भैया नमस्कार। सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम अमित मिश्रा है और हमारे पास एक अधिवक्ता होने का व्यवसाय है और इस अधिवक्ता समाज में हम वर्तमान में इस समय कोषाध्यक्ष के पद पे नियुक्त हैं और जो कि हमारा लगभग 12 सालों का ये व्यवसाय पूर्ण हो चुका है। आप 12 साल से अधिवक्ता पेशे से एडवोकेसी आप निरंतर कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी जी। अधिवक्ता अपने आप में एक समाज सेवी होता है और अधिवक्ता इसी के लिए जाने जाते हैं कि वो समाज सेवी होते हैं, हमेशा समाज के लिए अच्छा, समाज हित में कार्य करते हैं, राष्ट्र हित में कार्य करते हैं। तो आज आगे अब इसी क्रम में आगे बात बढ़ाते हैं। तो आप किसी पार्टी से टिकट क्यों नहीं लिए? देखिए, ऐसा है कि हमारे अपने जीवन काल में मैंने देखा है कि लगभग मेरी 40 साल की उम्र हो रही है। जी जी। और इन 40 सालों के उम्र के दौरान में मैंने समझने वाले अपने 20 सालों के दौर में लगभग समाज की जितनी भी प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पार्टियां हैं, चाहे वो सपा का शासन रहा हो, चाहे भाजपा का शासन रहा हो, चाहे मायावती जी का शासन रहा हो जी, तो मैंने सारे दलों को लगभग देख लिया है और सारे दलों का जो कार्य निर्वहन तरीका होता है जी, वह मेरे समझ से फ़िलहाल के लिए परे आया है। इसी वजह से मेरे खुद को मेरे ज़मीर द्वारा ऐसा आह्वान किया गया कि मैं खुद कदम बढ़ाने की प्रक्रिया पे वापस आपके समाज में आ चुका हूँ। जी। आपके कहने का मतलब ये है कि जैसे अन्य ढेर सारी पार्टियां हैं, जी जी, पार्टी कोई भी हो, चाहे राज्य स्तरीय हो, चाहे राष्ट्र स्तरीय हो, कोई भी अच्छा काम करते हैं, लेकिन आप उनके कार्यों से सहमत नहीं हैं। जी बिल्कुल, आप कुछ अलग करना चाह रहे हैं। बिल्कुल। तो आप विधायकी चुनाव लड़ने का आपके मन में विचार कैसे आया? देखिए, हमारे समाज में मान लिया कि हमारी समाज की जितनी भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, इन सारी राष्ट्रीय पार्टियों का जो प्रतिनिधित्व करने वाले जो मेन शीर्ष पदाधिकारी हैं, उन लोगों के द्वारा तो अच्छे नियम और कानून मार्केट में लाए गए। निश्चित रूप से सही है, सामाजिक पैमाने पर करने का प्रयास भी किया गया, लेकिन उनके निचले पायदान पर जिनको हम अपने समाज से जोड़कर रखते हैं, उन पार्टियों के जो संगठन को प्रतिनिधि करने के लिए जिनको दायित्व दिया जाता है, उन दायित्वों को वो लोग पूर्ण तरीके से नहीं निर्वहन करते हैं। अगर उन लोगों के द्वारा निर्वहन किया जाता तो मेरे ऐसे एक छोटे से सामान्य से अधिवक्ता को इस तरीके से सामाजिक स्तर पर इस युद्ध के मैराथन युद्ध में मुझे नहीं आना पड़ता। और हमारे समाज में जितनी भी पार्टियां हैं, इन पार्टियों के निचले क्रम में जो भी पदाधिकारी वगैरह जो विधायकी और सांसदीय का इलेक्शन टेकआउट करने के लिए आते हैं, इन लोगों के द्वारा सही तरीके से कार्यों को निर्वहन नहीं किया जा रहा। इसी वजह से मेरे द्वारा पदार्पण किया गया है। जी। अभी आपने एक शब्द कहा है कि अगर अच्छे से सभी पार्टी कार्यों का निर्वहन किए होते तो मुझ जैसे छोटे अधिवक्ता, तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जजेस भी अधिवक्ताओं को विद्वान अधिवक्ता और सम्मानित, तो आप छोटे अधिवक्ता कैसे कह सकते हैं? देखिए, अधिवक्ता का मतलब यही होता है कि जो अपने समाज की सारे दुख दर्दों को महसूस करते हुए उनको एक समुचित न्याय की व्यवस्था दिलाए जाने का प्रयास किया जाए। जी। और छोटा अधिवक्ता होने का मतलब यही है, क्योंकि हम लोग एक ऐसे पायदान पे रहते हैं। वो अलग की बात है कि न्याय प्रणाली जो देश की सबसे सर्वोच्च प्रणाली मानी जाती है,
इसके एक छोटे से अहम किरदार के रूप में हम लोगों को मान्यता मिली हुई है जी। और हम लोग एक निचले पैमाने पर बैठकर जो निम्न स्तर पर गरीब लोग होते हैं या प्रताड़ित लोग होते हैं, उन लोगों के कार्य निर्वहन को ऊपर तक पहुंचाने का कार्य हम लोग करते हैं जी। इसलिए मैंने यही कहा कि जो छोटा अधिवक्ता होता है, अधिवक्ता एक न्याय प्रणाली का न्याय स्तंभ का सबसे छोटा पायदान है। जी जी, हाँ मैं समझ गया आपके कहने का मतलब ये है, और ये आपकी जो सोच है ये बहुत अच्छी है कि काम तो हमारे बड़े हैं लेकिन मैं अपने आप को छोटा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अब हम इसी क्रम में और आगे चर्चा बढ़ाते हैं। जी जी। कि जैसे आप कुछ विचार किए होंगे कि विधायकी चुनाव जीतने के बाद आप क्या क्या करेंगे। देखिए, ऐसा है कि हमारे समाज में आज के ज़माने में जो राष्ट्रीय स्तर पर कार्य हो रहे हैं उन कार्यों को देखते हुए समाज में बेरोजगारी की व्यवस्थाओं को बहुत ज़्यादा मान्यता नहीं मिल रही है। कुल मिलाकर यही है कि हमारे समाज का जो युवा है इस समय बेरोजगारी के स्तर पर बहुत ज़्यादा जूझ रहा है जी। तो मेरी प्रथम मानसिकता यही है कि हम अपने समाज को जितना भी मेरा दायरा सीमित रखा जाएगा उस दायरे के आधार पर हम अपने समाज के और आसपास के लोगों को जो हमारे समाज में नहीं आते हैं, दूसरे विधानसभा के भी आते हैं, उन लोगों को भी एक तरीके से आश्वस्त करने का प्रयास किया जाएगा और रोजगार को मुहैया कराने का प्रयास किया जाएगा, जो शायद नेशनल लेवल पर देश के हित के आधार पर नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं छोटे पैमाने पर कोशिश करूँगा कि भाई गारंटी लेना तो गारंटी हम अपने आप की नहीं ले सकते हैं, जी जी। अपने जीवन की गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी एक अधिवक्ता जो सच्चा अधिवक्ता होता है वो 99% कोशिश करता है और मैं अपने वही कोशिश करूंगा कि अपने समाज के जितना भी बेरोजगार युवा है उसको एक बेहतरीन जीवन जीने के लिए प्रतिबद्ध करने का प्रयास करूंगा। जी। अभी तो हम सरकार की कोई बात नहीं करेंगे, सिर्फ आपके चुनाव से ही रिलेटिव बात करेंगे। जी जी। कि आप जैसे कि आपने कहा कि निचले स्तर से हम शुरुआत करते हैं। किसी भी जैसे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इस पर आप हम तो ये भी जानते हैं कि और चाहते भी हैं कि अगर आप चाहें तो थोड़ा सा लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए कुटीर उद्योग इन चीज़ों के बारे में भी जागरूक करें तो लोग बिल्कुल अपने आप समर्थ हो जाएंगे और कुछ ना कुछ, ठीक है, जैसे आप भारतीय जनता पार्टी इस समय सब कहीं है और उनकी सरकार है, रोजगार नहीं दिया है, लेकिन हम युवाओं को स्वयं आत्मनिर्भर बनने के लिए तो कुटीर उद्योग प्रेरित कर सकते हैं। अच्छा, इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, आत्मनिर्भरता निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी बात है। जो दिमागी रूप से व्यक्ति मजबूत होता है वो आत्मनिर्भरता करने का सार्थक प्रयास कर सकता है, लेकिन उस कंडीशन पे करना चाहता होगा जिस कंडीशन पे उसके पास बर्डन ना हो। जी। बर्डन ना होने का मतलब यही है कि अगर कोई युवक बिना विवाह के है या अपने माता पिता के साथ नहीं रह रहा तो वो आत्मनिर्भरता करने में समर्थ हो सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति के पास में ऑलरेडी पूर्व से 5 व्यक्तियों की जिम्मेदारी पड़ी हुई है तो वह जिम्मेदारियों का निर्वहन किस आधार पर कर सकता है। आज और जो आप कह रहे हैं कि कुटीर उद्योग या इस तरह के छोटे छोटे लघु उद्योगों का हम आत्मनिर्भरता के माध्यम से कर सकते हैं, तो आत्मनिर्भरता होने के बाद में यदि हम किसी बिजनेस को ओपन करते हैं तो उसको बिजनेस को स्टैंड होने में कुछ समय लगता है, तुरंत ही हमारा सोल्यूशन नहीं हो जाता है। और तुरंत का सोल्यूशन यही होता है कि हम अपने 5-6 जिम्मेदार जिन लोगों के ऊपर हमारा बोझ पड़ा हुआ है, हम जिनके ऊपर जो लोग हमारे नीचे मतलब हमारे परिवार से जुड़े हुए हैं उन लोगों को, फैमिली मेंबर्स को हम आश्वासन नहीं दे सकते हैं कि भैया हमारा 6 महीने रुके रहो, 6 महीने बाद हमारा बिजनेस स्टार्ट होगा तो हम काम करेंगे जी। उनको तो तुरंत की एडजस्टमेंट जरूरत होती है ना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको दूध की जरूरत अगर हमें तुरंत है तो हम 6 महीने बाद का उनका आश्वासन देंगे कि भैया तुमको 6 महीने बाद मैं दूध दूंगा। तो ये आत्मनिर्भरता से बहुत दूरी है। फिलहाल के लिए एक वर्तमान प्रणाली के रूप में छोटे पैमाने पर कार्य करना जरूरी होता है जी, जिसके लिए लोगों को रोजगार भी मुहैया होना जरूरी है। आत्मनिर्भरता केवल उन व्यक्तियों के लिए होती है जिनके पास परिवारों का दायित्व तो नहीं होता जी। अच्छा, हमने ये प्रश्न आपसे इसलिए किया है क्योंकि मैंने एक क्रांतिकारी अधिवक्ता करके आपका यूट्यूब चैनल है, उस पर हमने देखा था आत्मनिर्भर बनने की हमेशा आप जो है स्पीच देते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो प्रश्न मेरा था वो आपने उसी प्रश्न में आपने उत्तर दिया है कि कोई भी आत्मनिर्भर बनने के लिए तत्काल रूप से नहीं हो सकता, बिल्कुल सही, नहीं बन सकता, बिल्कुल सही है। तो आज तक आपने किसी सरकार को कोई लेटर लिखे इस पे भर्तियां पे, रोजगार पे?
देखिए, ऐसा है, जिन व्यवसायों के संबंध में आपके द्वारा प्रश्न किया गया है कि आपने किसी की शिकायत की या लेटर लिखा कि इस तरीके मुहैया कराया जाए, जी। देखिए ये सारी जिम्मेदारियां हमारी नहीं है। ये हमारी जिम्मेदारियां होती हैं कि हम अपने समाज से जुड़े रहें। समाज के जितने भी कुकृत्य हो रहे हैं, लोगों को देखने की ज़रूरत है। हमारा काम ये थोड़ी ना है भाई उस तरीके एक आम तरीके से देखा जाए तो सरकार के द्वारा जितना भी प्रतिनिधित्व करने वाला मुख्य मुद्दा व्यक्ति होता है, जैसे हमारे समाज का विधायक होता है, अगर एक विधायक चाहे तो अपने समाज को 100% ना सही तो 60% या 70% तो एकदम रूप से वो दुरुस्त कर सकता है। जी बिल्कुल। लेकिन आज के ज़माने में देखें तो जितना भी विधायक पोषण होता है वो सब अपने समाज को देखने की बजाय अपने आप को संगठित करने में और अपने आप को मजबूत करने में लगा रहता है, तो समाज का विकास कहाँ से हो जाएगा। अच्छा, एक प्रश्न और है आपसे कि इस चुनाव से, विधानसभा के चुनाव से पहले भी आपने कोई चुनाव लड़ा है, जैसे इसमें वर्तमान में आप कोषाध्यक्ष हैं जिला बार एसोसिएशन से, तो क्या इससे पूर्व भी आप चुनाव लड़े हैं? कोई कौन कौन से चुनाव? देखिए, मेरा जो राजनीतिक करियर है वो 2019 के सांसदीय के दौर से शुरू हुआ। श्रावस्ती लोकसभा से मैंने सांसदीय का प्रयास किया था जी, और उसमें मैंने बीजेपी चूँकि एक अच्छी पार्टी मानी जाती रही है और मानी जाती है संभवतः लोगों के द्वारा जी, तो उसके द्वारा मैंने एक प्रयास किया था कि मुझे उससे टिकट की अपेक्षाएं हुई थी, लेकिन किन्हीं कारणवश या असमंजस के कारण, हो सकता है कुछ आर्थिक मुद्राओं के कारण, मेरे पास पैसे वैसे की कमी के कारण मैंने इतना ज़्यादा प्रचार वचार भी नहीं किया, तो उस कारण लोगों ने मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया जी। और बाकी वही प्रयास रहा है। दूसरा जो इलेक्शन है मेरा यही जिला बार के अंतर्गत अपने अधिवक्ता समाज के बीच में हुआ और अधिवक्ता समाज ने मुझे एक सम्मान के रूप में कोषाध्यक्ष पद पर चुना। ये हमारे जिला बार एसोसिएशन में जहां 5000 अधिवक्ता गण हैं, जिसमें से लगभग इसमें 3500 अधिवक्ता नहीं, लगभग 4000 लगभग 4000 अधिवक्ता जो है रजिस्टर्ड अधिवक्ता हैं। और 4000 में ये मान के चलिए उन 4000 अधिवक्ताओं ने चुना है। आज भैया अमित मिश्रा जी कोषाध्यक्ष पद पे हैं, तो जायज़ सी बात है कि हमारे अमित मिश्रा जी जो हैं बहुत लोकप्रिय हैं और लोग चाहते भी हैं कि विधानसभा में अब विधायक के रूप में आए। और इससे पहले हमारे न्यूज़ चैनल ने, हमारे रिपोर्टर ने भी आपके बारे में क्या, चुनाव पे हमेशा हम सभी चुनावी मुद्दों पे चर्चाएं कराया करते हैं। तो यहीं बाराबंकी नवाबगंज के अंतर्गत पलहरी चौराहे पे भी जो है वहाँ पे इंटरव्यू किया था, तो वहाँ के सभी लोग, हमें लगता है कि लगभग 80% आपकी मांग की थी लोगों ने। जी। तो आज हमने भी सोचा कि एक बार आपसे मिलके बात करते हैं कि आप कैसे मोड़ बनाए विधायकी का चुनाव लड़ने का, और क्या आपके मन में था और क्या बदलाव लाएंगे आगे। अगर भगवान से यही प्रार्थना है कि आप विधायक हों, ठीक है, अगर विधायक चुनने के बाद आप विधायक हो जाते हैं, उसके बाद कोई 5 काम बताएंगे जो लोकहित समाज हित में काम करेंगे। देखिए, हमारा पहला काम तो यही रोजगार के संबंध में है, जो युवकों को मेरे द्वारा मुहैया कराने का प्रयास किया जाएगा। प्रथम दृष्टया तो यही रहेगा। दूसरा दृष्टया यही है कि हमारे समाज को, जैसे हमारे देश को चलाने वाला पीएम होता है जी, प्रदेश को चलाने वाला सीएम होता है, वैसे ही हमारे समाज को चलाने वाला डीएम होता है। हाँ। और एक विधायक चाहे तो अपने समाज के जो डीएम है, एसपी है, इन लोगों से निश्चित रूप से कायदे से संबद्ध करके हुए, उनसे संबंध बनाते हुए और अपने समाज को विकास करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। तो इसका भी मैं पूरा प्रयास करूँगा कि अपने सिस्टम में बदलाव के लिए, और सिस्टम का जो बदलाव होता है वह पूरा सिस्टम हमारे समाज का प्रशासन व्यवस्था होती है, इसको भी बदलने का प्रयास करूँगा। और साथ में उनसे जुड़कर निचले स्तर पर जो गरीब तबके के लोग हैं उन लोगों को भी एक न्याय दिलाने की भी प्रयास करूँगा। तीसरा हमारा ये है कि जो हमारा अस्पताल प्रशासन है आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ रहा है, और इस कोरोना काल में भी काफ़ी हद तक लोगों को परेशानियां हुई हैं, क्योंकि डॉक्टर्स वगैरह जो है इन लोगों के द्वारा ठीक तरीके से उनका निरीक्षण नहीं किया जाता है और उनको वो दवाइयाँ मुहैया नहीं हो पा रही हैं। हालांकि ऊपर से मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कहा जाता है कि हमारे द्वारा सारी उचित व्यवस्थाएं की गई हैं, निश्चित रूप से की गई होंगी।
हम इसको स्वीकार करते हैं, लेकिन ये माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बार आह्वान करना चाहूँगा कि हमारे निचले स्तर पर इस तरीके की संभवतः संपूर्ण व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं, इसी के कारण मेरे को आना पड़ रहा है। ये तीसरा हमारा प्रयोजन हो गया। चौथा प्रयोजन हमारा ये होगा कि हम अपने समाज में कोशिश करेंगे कि जो जितना भी दायरा हमारा पड़ रहा है किसानों के हित के लिए, किसानों के हित के संबंध में जितना भी होगा वो मैं पूरा करने का प्रयास करूँगा। चौथा ये है कि हमारे समाज में जितना भी एक तरफ दूसरी तरफ योगी सरकार या मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक आह्वान किया जाता है कि मेरे द्वारा सड़कों का विकास किया गया और सड़कें बनवाई गई, ये गड्ढा मुक्त सरकार है, तो निश्चित रूप से यकीन मानिए कि एक नए कैंडिडेट को गड्ढा मुक्त बजाय गड्ढा युक्त है, क्योंकि हमने देखा है ये नगर पालिका बाराबंकी नगर पालिका के अंतर्गत कि अगर आप हजाराबाग साइड जाएं तो जो गलियां हैं, जो रास्ते हैं, बहुत ज्यादा वहाँ पे ये जो आपका बारिश के मौसम में तो बिल्कुल नहीं निकल सकते हैं, ढेर सारे कीचड़ हैं, बिल्कुल सही है, बहुत समस्याएं होती हैं लोगों को। तो इस पर क्या तो यही तो हम कहना चाह रहे थे कि हमारे समाज में ऊपर से आह्वान के तौर पर बेहतरीन व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन निचले पैमाने पर जो नहीं किया गया है उसको दुरुस्त करने का एक बेहतरीन, जैसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एक आह्वान रहा कि हम अपने देश को जापान जैसा देश कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे, उस तरीके से हमारा मानना यह है कि हम अपने बाराबंकी सदर समाज को ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं लेकिन मुंबई जैसा बनाने का प्रयास करेंगे कि जहाँ पर सारी समुचित व्यवस्थाओं को आने का एक निर्णय बन जाए, ताकि बाहर के लोग हमारे समाज में आने का बहुत ज़्यादा प्रयास करें। जी, तो इस बात पे जैसे मुंबई माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे। डिजिटल इंडिया अभी हमारे सामने या किसी ग्रामीण क्षेत्र में लैपटॉप रख दिया जाए और बच्चे अशिक्षित हैं या लोग अशिक्षित हैं तो लैपटॉप कैसे चलाएंगे। तो जैसे कि शिक्षा पे ये लोग ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, ज़्यादा प्राइवेट विद्यालय हैं जो वहाँ पे अवैध तरीके से मनमानी फीस वसूला जाता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इस पर तो सरकार ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। तो डिजिटल इंडिया कैसे बनाएंगे। और आपने कहा मैं महाराष्ट्र जैसा, मुंबई जैसा मैं बाराबंकी को बनाऊंगा, बनाने का प्रयास करूंगा, बनाऊंगा नहीं, बनाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि गारंटी हम अपने जीवन की नहीं ले सकते तो हम काम की कैसे गारंटी ले सकते हैं। एक अगर आप प्रयास करेंगे तो जायज सी बात है कि प्रयास करने वाले की हार नहीं होती है। बिल्कुल सही है, तो मुंबई से अच्छा बनेगा। देखिए ऐसा है, हमारे समाज में लोग जितने भी नेतागण आते हैं, इन लोगों के द्वारा एक वादा किया जाता है, तो मेरे द्वारा ना तो कोई वादा किया जाएगा ना ही कोई बात किया जाएगा, केवल और केवल सिस्टम को बदलाव करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि इस सिस्टम से ही पूरा समाज चलता है। जी, चाहे जितनी भी बातें हो जाए, हमारा सिस्टम अगर समाज का दुरुस्त है तो निश्चित रूप से मान के चलिए हमारा समाज अपने आप दुरुस्त हो जाएगा। मैं घूम फिर के विद्यालय पे आना चाह रहा था और आ गया हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब विद्यालय में हमारे पास अगर अधिक फीस नहीं है, अधिक इनकम नहीं है, आय का स्रोत नहीं है, तो हम अपने बच्चों को प्राइवेट विद्यालय में नहीं पढ़ा सकते हैं। और सरकारी विद्यालय में जब आप भर्ती नहीं करेंगे अध्यापकों की, तो एक अध्यापक पूरा विद्यालय चलाएगा तो शिक्षा सही से मिल नहीं पाएगा। जब अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाएगा बच्चों को, तो देश हमारा तरक्की कैसे करेगा। बिल्कुल सही है, लेकिन देखिए शिक्षा व्यवस्था के बारे में हम क्या बताएं कि आज के ज़माने में हर एक गली मोहल्ले में एक छोटा सा माध्यमिक विद्यालय और मॉन्टेसरी स्कूल के रूप में खुले हुए हैं। जी, ये तो वही कहानी हो गई कि शिक्षा की व्यवस्था दी जानी है, लेकिन हमारा मानना यही है कि शिक्षा संस्कार से बड़ी नहीं होती है। जी, नहीं, और बिल्कुल मैं आपकी मानता हूँ, बिल्कुल सही है। और रही बात शिक्षा की कि डिग्री ले लेना, हमारे द्वारा इंटर की डिग्री, ग्रेजुएशन की डिग्री, डिप्लोमा ले लेना, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों का मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम अपने जीवन को बेहतरीन संचालन दे सकें और बेहतरीन पालन पोषण दे सकें। तो मेन शिक्षा का असर यही होता है। और अगर हमारे विद्यार्थीगण चाहें तो सरकारी स्कूल में भी पढ़कर बेहतरीन शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम हायर स्तरीय स्कूलों में भी पढ़ाने का प्रयास करें। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन जब सरकारी विद्यालय में अध्यापक ही नहीं होंगे, वहाँ पे जो दलिया और ये सब खा पी के हम घर चले आएंगे, तो शिक्षा वहाँ से हम क्या ग्रहण करेंगे। और दूसरी चीज़, जैसे आपने कहा कि सभी क्षेत्रों में प्राइवेट विद्यालय हैं, मॉन्टेसरी इत्यादि हैं, तो वहाँ पे कहना चाहेंगे कि वहाँ शिक्षा कहाँ दी जाती है। वहाँ तो जूते बेचे जाते हैं आजकल, ड्रेस बेचे जाते हैं, वो तो खुद एक बिजनेस कर रहे हैं ना। वहाँ पे अच्छी शिक्षा में नहीं लगता है कि मिल पाती है। और अगर देते भी हैं तो एक वो कोचिंग के जैसे ट्यूशन के रूप में जो देते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा तो वो बिजनेस में लोगों को जो
अभिभावकगण हैं उनका खून चूसने का काम करते हैं। तो इस पर क्या विचार है? देखिए, ऐसा है कि जो शिक्षा की बात आप कर रहे हो, तो मैं फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट, वही पुरानी बात करना चाहता हूँ कि हमारे समाज को चलाने वाला हमारा सिस्टम होता है जी, और इस सिस्टम के अंतर्गत शिक्षा व्यवस्था भी आती है। हाँ बिल्कुल आती है, शिक्षा व्यवस्था भी आती है। और अगर एक दफ़ा सिस्टम बदल गया तो समाज अपने आप से बदल जाएगा, उसमें कुछ कहने वाली बात नहीं है जी। क्योंकि इस सिस्टम को जब तक एक अनुशासन के तौर पर नहीं रखा जाएगा अपने आप से, जब यहाँ पर उच्च स्तरीय लोग अनुशासित नहीं होंगे तो निम्न स्तरीय लोग कैसे अपने आप से अनुशासित हो सकते हैं? सही है। ये तो वही कहानी हो गई। हमारे नेताजी का कहना है कि चुनाव जब हम आएंगे विधायक के रूप में तो सबसे पहले सिस्टम का परिवर्तन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और सिस्टम बिल्कुल एक सुधार और सही संचालित करेंगे, सही रूप से सुचारू रूप से सिस्टम का संचालित करेंगे। जी जी, ये बहुत ही अच्छी सोच है और हम भी चाहेंगे कि जितना अच्छी सुविधाएं हों और जितना अच्छा परिवर्तन हो विद्यालय और यहाँ पुलिस विभाग का लेकर के कोई भी इसमें जो सिस्टम चल रहा है वहाँ पे अगर आप मृत प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं तो 200-400 रुपए घूस के तौर पे देने ही पड़ते हैं। तो जन्म प्रमाण पत्र की तो बातें अलग हैं। यही तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें ही तो एक सिस्टम बनाती हैं, चाहे वो जिलाधिकारी स्तर पे हो, चाहे वो अस्पताल प्रशासन के स्तर पे हो, चाहे वो हमारे शिक्षा स्तर पे हो। हर तरीके के स्तरों पे जो छोटी छोटी मान्यताओं के तौर पे कहा जाता है कि हमारे द्वारा आसान व्यवस्था, एक सुविधा व्यवस्था जो उपलब्ध कराई गई है, इस सुविधा व्यवस्था को अनुशासित तरीके से यदि नहीं संवारा गया तो हमारा समाज और भी नीचे जा सकता है। इसी को बदलने का मेरे द्वारा पूरा प्रयास किया जाएगा। इसीलिए जो है आज तक चाहे राष्ट्रपति रहा हो या कोई भी जितने भी बड़े नेता रहे हैं वो सब अधिवक्ता ही चुने गए हैं। हाँ, जितने उच्च पदाधिकारी रहा है, उच्च स्तरीय नेता रहा है, वो हमारे अधिवक्ता समाज का ही रहा है। क्योंकि अधिवक्ता एक विद्वान अधिवक्ता होता है और इनको सभी चीज़ों पे, सभी प्लेटफॉर्म पे कार्य करने होते हैं। मैं कहना चाहूँगा जी, देखिए, एक अधिवक्ता होने के नाते हम आपको एक बात बताना चाहेंगे। एक अधिवक्ता एक ऐसा व्यक्ति होता है जो समाज के एक मध्यम वर्गीय गुजारे से होता हुआ एक ऐसे स्थान पर बैठता है जहाँ पर परेशान लोग और गरीब तबके के लोग जो पीड़ित होते हैं वही आते हैं। न्यायालय एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ परेशान और पीड़ित व्यक्ति ही आता है जी। और हम लोगों को सही तरीके से ये पता होता है कि इस जगह पर ये कमी हो रही है, इसी वजह से इस व्यक्ति को परेशानियां हो रही हैं। सही है। तो इस सारी चीज़ों को जानने के बाद ही मेरे द्वारा ये कदम उठाया गया है। जी, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आप जो है समाज की जो समस्याएं हैं वो सारी चीज़ें देखकर और लोगों की पीड़ा देख करके तब आप आगे राजनीति में आए हैं और चुनाव का ऐलान किए हैं। साथ साथ भैया जो है अमित मिश्रा जी पहले भी संस्थान भैया का जो है और उसमें काम किए हैं। समाज सेवी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, सब हमेशा गरीब और ज़रूरतमंद लोगों से और हर एक व्यक्ति से कदम से कदम मिलाकर चलने वाले हैं, कंधे से कंधे मिलाकर हर लोग के दुख सुख में शामिल होते हैं। या अधिवक्ता हम भी हैं जी। तो हम सभी चीज़ जानते हैं कि हमारे नेताजी जो अमित मिश्रा जी हैं सबके सुख दुख में बराबर पहुंचते हैं और अपनापन एक गार्जियन की तरह ट्रीट करते हैं। इसलिए लोग जो है हमेशा भैया को चुनाव में चुनते हैं। और कोई संदेश समाज? हाँ, संदेश यही देना चाहेंगे कि यदि आप सभी दर्शकों को मेरी बातों में कुछ भी शक संदेह लगता है तो आप हमारे मीडिया प्रेमी जितने भी लोग हैं, जो वो लोग अपने हाथ में टच मोबाइल लेके चलते हैं, उन लोगों से एक निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, स्नैपचैट, पब्लिक ऐप, व्हाट्सएप और कू इत्यादि इन सारे, इंस्टाग्राम वगैरह भी, इन सारी चीज़ों पे आप क्रांतिकारी अधिवक्ता अमित मिश्रा ज़रूर सर्च आउट करें। और इसको देखने के बाद अगर आपको सही लगे तो आप मेरा वोट सपोर्ट करें। अगर आपको लगता है कि ये व्यक्ति आपके समाज के लायक नहीं है तो मत करिएगा। ये भी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है। बहुत अच्छा लगा, आप बहुत साफ बोलते हैं और बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। और सच मायने में तो एक अधिवक्ता को अपने समाज हित का ही होना चाहिए और एक समाज जब किसी व्यक्ति को नकारने का प्रयास करे तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में
गंदी मानसिकता के लोग नहीं हैं, अच्छी मानसिकता के लोग हैं, लेकिन उनको एकजुट होने की ज़रूरत है, केवल बस। राइट, थैंक यू सर। ओके, शुक्रिया।